विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको भी कभी इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में डाउट आया हो तो आज के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और आज का दिन पूरे देश में एज ए रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर इसके पीछे की बैक हिस्ट्री क्या है, आइए समझते हैं फ्रेंड्स। इन सभी एस्पेक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। फ्रेंड्स, हमें 26 जनवरी 1950 के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें हिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट डेट्स को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। जो कि फर्स्ट डेट है, जैसा कि आप सब जानते होंगे इस डेट को भी, कि 15 अगस्त 1947। फ्रेंड्स, ये 15 अगस्त 1947 जो है ये इंडिपेंडेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिपेंडेंस डे। अब बात आती है कि ये इंडिपेंडेंस डे तो सेलिब्रेट किया जाता है, बट अंडर विच प्रोविजन? तो इसका आंसर है ये सेलिब्रेट किया जाता था, स्टार्ट किया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तौर पे। फ्रेंड्स, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या था? हम जब ब्रिटेन हमें रूल करती थी, ब्रिटेन के अधीन थे, तो हमने हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने काफी मशक्कत की, स्ट्रगल की हमें इंडिपेंडेंस दिलाने में। तो उस समय जो एक्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया, इस एज पर दिस एक्ट, इसी एक्ट के तहत जो है हमें जो है इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिली थी, आजादी मिली थी। जब ये एक्ट पास किया फ्रेंड्स, तो इस एक्ट में काफी सारी चीजें बोली गई थी, काफी सारी चीजें कही गई थी। जैसे कि उन्होंने कहा था कि एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस जो वाइसराय होता था वो खत्म किया जाएगा, गवर्नर जनरल, जैसा ये आपने सारे जो चीजें थी, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, डोमिनियन सिस्टम, वाइसराय और गवर्नर जनरल, इन सभी को जो है इस एक्ट में मेंशन किया गया था। इसी एक्ट के तहत यू कैन से कि एज पर दिस एक्ट हमें जो इंडियन इंडिपेंडेंस जो मिली थी, एज पर दिस एक्ट ही मिली थी। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस 15 अगस्त 1947, क्योंकि ये जो एक्ट था इंडिया में लागू किया गया था। ये ब्रिटेन ने तो अपनी पार्लियामेंट में पास किया था, जैसे हमारी पार्लियामेंट में पास होता है एक हाउस से दूसरे हाउस से, फिर असेंट, जो असेंट मिलने के बाद वहां पे ब्रिटेन में उन्होंने पास किया, उसको असेंट मिलने के बाद जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट थी, ये डेट थी 15 अगस्त 1947 में। तभी ये डेट को एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेक्स्ट डेट जो आती है, नेक्स्ट डेट देखो, नेक्स्ट डेट है 26 नवंबर 1949। अब फ्रेंड्स, इस डेट को भी ध्यान से समझो। इस डेट का सिंपल सा मीनिंग है कि इस दिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान था, वो बन के तैयार हो गया था, जिसको हम प्रेम्बल में भी अगर फर्स्ट लाइंस पढ़े तो हमने उसमें भी वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनाइज्ड कंप्लीट उसमें लिखा गया है। तो हमने लिखा है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट एंड इनेक्ट ऑन दिस 26 नवंबर 1949। मींस हम इस दिन को 26 नवंबर को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं। तो ये डे जो है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट डे भी क्लियर हो गया, सेकंड भी क्लियर हो गया। अब थर्ड डे आता है 26 जनवरी 1950। अब फ्रेंड्स, इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए रिपब्लिक डे, एज ए रिपब्लिक डे। अब इस दिन को 26 जनवरी 1950 को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट हो गया, बन के तैयार हो गया था।
लेकिन हमने इसको इन्फोर्स नहीं किया, कमेंसमेंट नहीं किया था। इन्फोर्स कब किया, लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 में। इसके पीछे क्या कारण था, इसको भी ध्यान से समझो फ्रेंड्स। जो 2 महीने का यहाँ पे गैप आ रहा है, 2 मंथ का ऑलमोस्ट गैप है, इसके पीछे कारण था कि हम देखते हैं कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस के दौरान हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो लड़ाई कर रहे थे अपनी इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए। उसी के दौरान जब इंडिपेंडेंस होता था तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी, और वहां पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। इसके जो सेशंस होते हैं, कांग्रेस के सेशंस होते थे, कांग्रेस के सेशंस होते थे। इन कांग्रेस के सेशंस में से एक सेशन हुआ था लाहौर सेशन, लाहौर सेशन, जो कि हुआ था ये दिसंबर 1929 में। अब फ्रेंड्स, कोई भी जो कांग्रेस के सेशंस होते थे उसमें स्ट्रैटेजी प्लान की जाती थी कि हम नेक्स्ट स्टेप जो है ब्रिटिश के खिलाफ किस तरह से लड़ाई लड़ी जाए, किस तरह से प्लान करके हम अचीव करें वो स्टेप, अपना टारगेट जो अचीव करना चाहते थे। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी डिफरेंट डिफरेंट सेशंस में। तो एक सेशन जो हुआ था लाहौर सेशन हुआ, इसके जो प्रेसिडेंट साहब थे वो थे जीएल नेहरू साहब, जीएल नेहरू। अब जब प्रेसिडेंट यहां पे जीएल नेहरू साहब थे तो इन्होंने इस सेशन में, जब लाहौर सेशन हुआ तो इस सेशन में इन्होंने डिमांड की थी, एक रेजोल्यूशन पास किया था। जो रेजोल्यूशन पास करने किया था 1929 में, किसके लिए रेजोल्यूशन पास किया था? तो दैट द पॉइंट इज पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। इट मीन्स कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब यहां पे भी पॉइंट समझने वाली, यू नीड टू अंडरस्टैंड मोर थिंग्स, कि यहां पे जब कांग्रेस में आपस में लीडर्स थे इंडियन नेशनल, तो वहां भी एक डिस्कशन होती थी। उसमें माना जाता था कुछ लीडर्स जो है वो डोमिनियन स्टेटस से भी खुश थे। डोमिनियन सिस्टम मीन्स जब हमारे 1947 में हमारे ही देश को, इंडिया को 2 पार्ट किए गए थे, इंडिया और पाकिस्तान, डोमेन स्टेटस, डोमिनियन बनाया गया था। तो डोमेन्स मीन्स वहां से ही ब्रिटेन ही, ब्रिटिश ही कंट्रोल करती थी उस समय भी भारत को और पाकिस्तान को भी। जब डिवीजन के बाद कंट्रोल करने का काम जो मेन था वो कौन करती थी? ब्रिटिश सरकार ही करती थी। तो यहां पे इस सेशन में पहले से ही बोल दिया गया था कि हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं। हमें जो भी रूल होगा, हमें जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होगा, हमारी गवर्नेंस होगी, वो हमारे द्वारा ही की जाएगी। हमें किसी की तरफ से एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल पावर जो कंट्रोल नहीं करेगी, कोई एक्सटर्नल पावर हमारे इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस मीन, यहां पे सिंपल आप सोवरेनिटी की बात करते हैं। सोवरेनिटी की बात मीन्स कि यहां पे कोई एक्सटर्नल आके आपके इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी, मीन पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये यहां पे जब अनाउंस किया गया दिसंबर 1926 से, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस की गई कि हम जो है 26 जनवरी 1950 से हम हर साल, हर ईयर जो है 26 जनवरी को एज ए इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट करेंगे। अब जब ये बात शुरू हुई, वहां पे ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि हम जो है हर डेट, हर साल के जो 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि इस दिन से लेके, सॉरी यहां 1950 नहीं, यहां पे 1930, यहां 1930 डेट आएगी, 1950 तो कंप्लीट वहां आएगा। 1930 मींस 26 जनवरी 1930 से उन्होंने शुरू किया था कि हम जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो फर्दर पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया गया 31, 32 और टिल 1950, 40 तक, 49 तक, 50 तक सेलिब्रेशन चलती रही। वहां पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते गए। अब इसके पीछे मनाने का कारण फ्रेंड्स ये था कि ताकि जो ब्रिटिश सरकार है, जो अंग्रेज हैं, उनको पता चलता रहे
कि भारतीय जो है, हर एक भारतीय लीडर, हर एक भारतीय नागरिक जाग चुका है अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपने राइट्स के लिए, और अब जो है ब्रिटिश को भारत को छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए दैट वाज द मेन रीजन कि हर साल जो है 26 जनवरी को सेलिब्रेट करना शुरू हो गए। अब जब बात आती है 26 जनवरी की डेट, अब यहां पे इस जगह पे हमने अडॉप्ट तो कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन बन के भी तैयार हो गया था, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल माइंड थे हमारे, उन्होंने ये सोचा कि जो हम 26 जनवरी को हर साल कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे को मनाने का काम कर रहे हैं, फिर इस डे की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, इस डे को लोग भूल जाएंगे। 26 जनवरी को, यहां पे 26 नवंबर 1949 था, लेकिन इस जगह पे 26 जनवरी था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, जो इंटेलेक्चुअल माइंड थे, उन्होंने सोचा कि अब हम जो है इस डेट को हम वेट करेंगे, 2 महीने के लिए और वेट करेंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करेंगे, हम इन्फोर्स करेंगे, वो हम 26 जनवरी को ही करेंगे। तभी फ्रेंड्स जो 26 जनवरी 1950 को ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू किया गया, इन्फोर्समेंट में लाया गया। तभी उस डे को हम मान लेते हैं कि ये रिपब्लिक डे मनाया जाएगा एज ए रिपब्लिक डे, क्या 26 जनवरी। लेकिन ये एक पार्ट है, ये एक एस्पेक्ट है, एक पार्ट है केवल 26 जनवरी 26 जनवरी मनाने का। इसके पीछे और भी कारण है, आइए उन कारणों को भी समझते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कारण है, जैसे हमने कहा कि इस दौरान ये सिस्टम सारा हुआ, तो तीनों डेट्स का अपनी अपनी इंपॉर्टेंस आ गई, और इस तरह से तीनों डेट्स की जो इवेल्युएशन यू कैन से हुई और इंपॉर्टेंस हुई पूरे भारत देश में, ये तीनों डेट्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस हुई। अब एक और जब पहलू यहाँ पे 1946 के और 1947 आता है, इससे पहले फ्रेंड्स क्या होता है, इसकी भी बैक हिस्ट्री है कंप्लीट रिपब्लिक को और समझने के लिए। फ्रेंड्स, भारत में जब फ्रीडम फाइटर, जैसे आपको बताया कि फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उसमें भारत में ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भेजा था फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन भेजा था। अब इस कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स कमेटी थी। ये कैबिनेट मिशन आया और इनकी कुछ शर्तें हुई, रिव्यू करने के लिए ब्रिटेन ने भेजा गया इंडिया में। कैबिनेट मिशन ने ही कहा था कि हम जो है आपके लिए, जैसे कैबिनेट मिशन की कोई बात होती थी प्लान, कि आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाओ, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाओ। तभी फ्रेंड्स जब इस कैबिनेट मिशन ने कहा था, तो भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। यहां पे स्टेप ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है फ्रेंड्स। कैबिनेट मिशन ने कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करो, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तब हम आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस देंगे, तब हम गवर्निंग सिस्टम जो है, अपना गवर्निंग सिस्टम जो अपना आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, वो आपका अपना होगा जब आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनडायरेक्ट वे से चुने गए, किनके इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए और इनके मेंबर्स बनाए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसके लिए डिफरेंट कमेटीज बनाई गई। ऑलमोस्ट आप याद रखना फ्रेंड्स कि 13 के करीब 13 के करीब कमेटीज बनाई गई। इन कमेटीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, उस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, इन्होंने, इनके साथ जैसे एडवाइजर थे बी एन राव साहब, ये बड़े इंटेलेक्चुअल माइंड थे, स्पेशली लीगल कंसर्न में, लीगल फील्ड में ये एक्सपर्टाइज थे, ये बड़े एक्सपर्ट थे। तो इनको जो चेयरमैन भी बनाया गया, ये भी प्रमुख कमेटी जो थी, मेन कमेटी, इनके ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है जिसको, उनके चेयरमैन थे। इनके साथ एडवाइजर बी एन राव साहब भी थे, उन्होंने भी इनकी हेल्प की। बाकी जो मेंबर थे, एक्सपर्ट थे, उन्होंने मिलके जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किया था। लेकिन याद रखना कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद जी की परमिशन से ही पूरा डायलेक्टिक प्रोसेस होता था, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन होती थी, डायलेक्टिक्स होता था।
कि आप बताओ किस तरह से होना चाहिए, दूसरी कमेटी को पूछा जाता था, एक कंप्लीट डिस्कशन की जाती थी, फिर जाके पूरे जो आर्टिकल्स थे हमारे 395 आर्टिकल्स, पार्ट्स थे, उन पे शेड्यूल्स थे, उन पे डिस्कशन की जाती थी कि कौन सा आर्टिकल किस तरह से एडजस्ट किया जाए और कौन सी इंपॉर्टेंस किस शेड्यूल में रखी जाए, किस तरह की इंपॉर्टेंस उनकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया जाता था। ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही की जाती थी, लेकिन जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उसमें जो इंपॉर्टेंट थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। आपने ये डिफरेंस भी याद रखना है। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन, अब आपको पता ही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनके तैयार हो गया, जिसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। कंप्लीट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तो ये वही डेट थी 26 नवंबर 1949, जिस दिन कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ। लेकिन हमने जो इन्फोर्समेंट किया गया वो 26 जनवरी 1950 में किया। इसका कारण भी मैंने बता दिया आपको कि इसका कारण क्या था रिपब्लिक का, कि हमने 26 जनवरी को ही क्यों किया। अब फ्रेंड्स, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट तैयार हो गया तो इसमें कुछ चीजें और समझने वाली हैं, जो कि रिपब्लिक के बारे में। रिपब्लिक फ्रेंड्स, रिपब्लिक सिंपल सा मीनिंग है कि जो गवर्नमेंट होगी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा। हेड ऑफ द स्टेट मेन इसमें कहा गया था कि हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो इलेक्टेड होगा। क्या होगा? इलेक्टेड होगा। मींस कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब देश का जो राजा बनेगा वो इलेक्टेड होगा। और यहां पे अटेंशन ऑन दिस स्टेटमेंट कि यहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट साहब को कहा जाता है। कि प्रेसिडेंट साहब जो है, जैसे आपको पता होगा कि एक सेपरेट इलेक्शन में मैं बताऊंगा, सेपरेट चैप्टर में मैं समझाऊंगा आपको कि प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन किस तरह से होते हैं। वो इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड पीपल होते हैं, जो हमारे एमएलए एंड बोथ द मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। तो वो अपना प्रेसिडेंट साहब को, हेड ऑफ द स्टेट को चुनते हैं। अगर हेड ऑफ द स्टेट इन पॉलिटिकल साइंस, फ्रेंड्स पॉलिटिकल साइंस में हमेशा याद रखना कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, स्टेट मींस नेशन, यहां पे स्टेट को ही नेशन कहा जाता है। व्हेन आई से, इफ आई से हेड ऑफ द स्टेट, इट सिंपली मीन दैट हेड ऑफ द नेशन। स्टेट डिनोटेड एज अ नेशन in political science, in politics, as well as in international relation also, when we use the state, it simply mean nation. जब भी हम state word का इस्तेमाल करते हैं, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि हम नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशन को ही डिनोट कर रहे हैं। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द स्टेट। और अगर इसमें याद रखा जाए तो फ्रेंड्स, रिपब्लिक्स मीन पब्लिक के द्वारा, इलेक्टेड बाय द पीपल, मीन्स हेड ऑफ द स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड पीपल। जो प्रेसिडेंट साहब है वो सिंपल आपने देखा होगा कि जो इलेक्टेड पीपल हैं उनके द्वारा ही चुना जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा ही जो है इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट साहब का, और फाइनली प्रेसिडेंट साहब भी चुने जाते हैं। और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो भी इलेक्शन के तौर पे ही, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, वो भी हमारे इंडिया में लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। अब सिस्टम यहाँ पे और समझने की दो कंसेप्ट आप समझो फ्रेंड्स। जब बात आती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपको कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसे कहते हैं, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो आपको सिंपल याद रखना है प्राइम मिनिस्टर साहब इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर पूछा जाए हु इज द हेड ऑफ द नेशन, तो प्रेसिडेंट साहब इज द हेड ऑफ द नेशन। ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। अब आपको समझ आया होगा कि रिपब्लिक में इस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था। ये एक बात है, एक कारण है रिपब्लिक डे मनाने का। लेकिन दूसरा कारण कि उस दिन को हमने जो रिपब्लिक सिस्टम लाया गया कि जो हेड होगा नेशन का वो इलेक्टेड होगा, जो गवर्नमेंट होगी वो इलेक्टेड होगी। ये इलेक्शन में लोगों को पावर दी गई, रिपब्लिक्स में पब्लिक्स को दिया गया, पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट जो होगी वो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया जाएगी। हेड ऑफ द स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द पब्लिक, इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड पीपल। ये दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये दो कारण, ये मेन रिपब्लिक का मीनिंग यही है कि हेड जो है वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा।
ये मेन है कि हेड ऑफ द स्टेट, दिस इज द मेन पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट्स को मिलके ठीक हम उस तरह से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाने का काम करते हैं। हर साल हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। आपको यहां से ये कंसेप्ट पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंड हुआ होगा कि आखिरकार रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है और 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। जैसे आपको अंडरस्टैंड कराया कि इसी दिन जो है, जो कांग्रेस सेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस सेशन में जो पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, रेजोल्यूशन पास किया गया था, तो उसकी वजह से 26 जनवरी को जो हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। क्योंकि अगर हम 26 नवंबर को मनाते तो जो ये 26 के डे की जो इंपॉर्टेंस है, और 26 जनवरी के डे को हम जस्टिफाई नहीं कर पाते, हम जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते अगर हम इस डे को 26 नवंबर को हम इन्फोर्समेंट में कर लेते और इस दिन ही हम रिपब्लिक डे मना लेते, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं होती। क्योंकि इंडिपेंडेंस डे तो ऑलरेडी हम मना रहे थे 15 अगस्त 1947। और पॉइंट अगर अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अपने फ्रेंड्स समझना है, तो जब ये 15 अगस्त 1947 है, इस जगह पे हमारी कोई गवर्नमेंट नहीं थी, हमारी इंटर्म गवर्नमेंट थी, जहां आप कह सकते थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी वही एक प्रकार का पार्लियामेंट का काम कर रही थी, वही काम कर रही थी जो रूल में। लेकिन उस समय जो एक्ट, मेन एक्ट था, वो जो काम करता था अंडर विच एक्ट, अगर पूछा जाए कि जो गवर्निंग बॉडी जो है, जो रूल एंड रेगुलेशन चलाया जाता था भारत में, जब उन्होंने एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल हो गया, तब जो है इंडिपेंडेंस भी आ गई। लेकिन जो रूल है, जो रेगुलेट किया जाता था पूरे भारत को, वो किस तरह से किया जाता था, तो इसको भी आपको समझना है कि वो इंडियन जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फ्रेंड, ये एक ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा इस यहां पे पूरे नेशन को, भारत को रेगुलेट किया जाता था, रन किया जाता था। ये एक्ट तब भी लागू था टिल दिस डेट। लेकिन जैसे ही रिपब्लिक डे मीन्स इन्फोर्समेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये एक्ट भी खत्म हो गया। बाकी जो छोटे मोटे वहां पे और एक्ट थे वो भी खत्म हो गए। वो किस तरह से खत्म हुए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखो, टोटल 395 आर्टिकल थे। इन 395 आर्टिकल में से एक आर्टिकल 394 भी था, जो कि इसी के रिलेटेड, 395 और 394 इसी के रिलेटेड, 395 भी और 394 दोनों अलग अलग डिफरेंट कहते थे। और इन्होंने भी रिपेल, इस आर्टिकल के तहत भी रिपेल की बात की गई थी कि बाद में जो है हम ये एक्ट जो है ऑटोमेटिक रिपेल्ड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए जो है बाकी के जो एक्ट हैं वो इस प्रक्रिया में, इस प्रोसीजर में नहीं आए, बाद में 1945 के 47 तक आए। लेकिन 1950 के बाद में जितने भी एक्ट थे वो खत्म हो गए, वो उस प्रक्रिया तक रहे पहले पहले, लेकिन उसके बाद जो है खत्म हो गए। दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द रिपब्लिक डे एंड द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द रिपब्लिक, और कि 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। अगर हम प्रेजेंट में देखें, आपको पूरा, आई होप कि पूरा कंप्लीट कंसेप्ट अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि 26 जनवरी को हर साल जो है, आपने देखा होगा कि हम 26 जनवरी को हमारी जो आर्मी है, हमारी आर्मी है और हमारी इंडियन नेवी है, हमारी एयर फोर्स है, वो शक्ति प्रदर्शन करते हैं, एक किस्म के शक्ति प्रदर्शन करते हैं और दिखाया जाता है, अपनी पावर दिखाई जाती है। प्लस अपने कल्चरल आइडेंटिटी, जो कल्चरल आइडेंटिटी है अपनी अपनी स्टेट की, वो भी वहां पे शो किया जाता है। डाइवर्सिटी होती है जिसमें जम्मू कश्मीर का अलग, केरल का अलग, डिफरेंट साउथ इंडिया के अलग अलग स्टेट से अलग अलग चीजों को दर्शाया जाता है, अपने अपने कल्चर को दिखाया जाता है। अगर आपने 26 जनवरी की वो परेड देखी होगी तो उसमें सब कुछ ये बताया जाता है। और डाइवर्सिटी में जो है, डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ आवर नेशन, उस डाइवर्सिटी को देखते हुए ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और आपने देखा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, जिसमें हम सबके लिए फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स अगर हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी दी गए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ही दिए गए हैं, हम लोगों के लिए दिए गए हैं।
और हमें भी चाहिए कि अपने संविधान को प्रोटेक्ट करके रखें और संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, ताकि ये इंपॉर्टेंस जो है बाकी के लोग जो अनअवेयर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उनको भी अंडरस्टैंड हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि लोगों के राइट्स की बात भी करता है। तो ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, मेंशन की गई है। मैं आशा करता हूं कि आज का टॉपिक भी बाकी टॉपिक की तरह आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।